Hello everyone, welcome to part 6 business studies series chapter first. In this we will discuss the aids and auxiliaries of trade कि जो भाई ट्रेड होता है उसका एड्स और ऑक्सिलरीज क्या क्या होते हैं। तो इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं द एक्टिविटीज विच हेल्प इन स्मूथ फ्लोइंग ऑफ ट्रेड आर नोन एज एड टू ट्रेड। तो वो सारी एक्टिविटीज जिससे ट्रेड जो है वो स्मूथली चलता है या स्मूथली हम लोग जो परचेज और सेल कर सकते हैं वो सब हमारे एड्स टू ट्रेड कहलाते हैं। दीज एक्टिविटीज आर नोन एज सर्विस एंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट सर्विस सेक्टर और टर्शरी सेक्टर ऑफ कॉमर्स। इन एक्टिविटीज़ के अंडर एक तो सर्विस आता है, सारी हमारी सर्विसेज। इसके अलावा जितने भी टर्शरी सेक्टर के अंडर सारी सर्विसेज आती हैं वो सब हमारे इन्हीं एक्टिविटीज़ में आता है। दीज हेल्प इन रिमूविंग वेरियस hindrance of trade which arise in production and distribution of goods। अब इन चीज़ों के अंडर क्या क्या आता है, इससे हमारे जो ट्रेड की जितनी भी रुकावटें होती हैं ना, हिंड्रेंस होते हैं, वो सब रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन और गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन और ज़्यादा बढ़े। अब हमारे में जो ट्रेड है, जो ऑक्सिलरीज होती हैं वो या फिर एड्स होते हैं, वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। उसमें आ गया ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग। तो इनके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में रीड करेंगे। हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एड है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जब हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट करते हैं, उसका वो होता है ट्रांसपोर्ट। देयर इज अ बिग प्लेस गैप बिटवीन द प्लेस वेयर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड द प्लेस वेयर गुड्स आर कंज्यूम्ड। तो हमेशा जहाँ भी गुड्स बनती है वो वाला प्लेस, और जहाँ पे कंज्यूम की जाती है यानी मार्केट प्लेस हो गया जहाँ से कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं, हमेशा उस प्लेस के बीच में गैप रहता है, क्योंकि गुड्स बनती हैं भाई फैक्ट्रीज में, और जो कंज्यूमर होते हैं वो मार्केट्स में आते हैं लेने के लिए। फैक्ट्रीज होती हैं कभी भी जो नॉर्मल एरियाज होते हैं उनमें स्टेब्लिश नहीं की जाती, तो इसीलिए फैक्ट्रीज से लेकर या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ से लेकर गुड्स जहाँ पे कंज्यूम की जा रही है वहाँ तक पहुँचाने में एक बड़ा ट्रांसपोर्टेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। दिस ऑब्टेन द प्लेस इज रिमूविंग बाय ट्रांसपोर्ट। तो ये जो ऑब्स्टिकल है, ये जो प्रॉब्लम है कि भाई जहाँ से प्रोडक्शन हो रही है और जहाँ से कंज्यूमर कंजम्पशन हो रही है यानी मार्केट प्लेस जो है, वहाँ तक जो ये जो प्रॉब्लम है इसे दूर करने के लिए हमारा सबसे बढ़िया मीडियम होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन मूवमेंट ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज। ट्रांसपोर्टेशन किस लिए हेल्प करता है कि जब गुड्स का मूवमेंट या रॉ मटेरियल का मूवमेंट या रिसोर्सेज का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब कम्युनिकेशन हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड ट्रेडर्स। अब कम्युनिकेशन का काम क्या होता है? जब हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह, जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और ट्रेडर्स, इनके बीच में जो गुड्स होती हैं वो कैसे-कैसे जाएँगी या एक्सचेंज होंगी, उसका काम जो है कम्युनिकेशन करती है। नाउ नेक्स्ट एड इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या करता है? द बैंक एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज और लोन एक्सेट्रा टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो जितने भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये क्या करते हैं? क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, या बिजनेसमैन होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनका बिजनेस जो है स्मूथली फंक्शन कर सके और इजीली जो है वो गुड्स उनका बिजनेस जो है वो रन कर पाए। Along with the provision of funds, the commercial bank provide many other facilities such as collection and deposit of checks, issues of bank draft, etc. तो इसके अलावा फंड्स के प्रोविजन के अलावा जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं वो बहुत अलग अलग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। फैसिलिटीज़ में क्या क्या होता है? माना कलेक्शन हो गया या डिपॉजिट हो गया चेक, कि भाई किसी ने पेमेंट की है, तो जो हमारा जो प्रोड्यूसर है वो कहाँ मतलब अपने पैसे रखेगा या चेक फैसिलिटी डिपॉजिट करेगा, तो वो सब बैंक में करता है। इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट, जो बैंक वाले होते हैं वो ड्राफ्ट भी इशू करते हैं जो पर्सन होते हैं जिन्हें बिजनेस करना होता है, एक्सेट्रा। द बैंक ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लिमिट अरेंजमेंट एंड पेमेंट इन द फॉरेन करेंसी इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो जो बैंक होता है वो और ज़्यादा हेल्प भी करता है, किस वजह से? वो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा कैश क्रेडिट लिमिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर फॉरेन करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रही है तो फॉरेन करेंसी का अरेंजमेंट भी बैंक करने में हेल्प करता है, जिससे कि बिजनेस स्मूथली फंक्शन कर सके। सो नाउ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? द बिजनेस इज फुल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन
फ्रॉम सच काइंड ऑफ रिस्क। तो जितने भी हमारे बिजनेस होते हैं ना, इनमें रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है और बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो जो इंश्योरेंस होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इन टाइप के रिस्क से किसी भी बिजनेस को। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरेंस इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। तो जो इंश्योरेंस होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इंश्योरर होता है और क्या चीज इंश्योर की जाती है उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई आपका ये लॉस हुआ तो हम लोग ये देंगे या फिर उसका जितना भी रिस्क कवर है हम प्रोवाइड करेंगे। The insurance company provide protection to employees also against the risk of accident while working। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ये क्या करती हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि क्या होता है जो एक्सीडेंट के रिस्क होते हैं उसके अगेंस्ट जितना भी पैसा होता है, प्रोटेक्शन होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है जिससे कि लोग रिस्क ले पाएं। इसके अलावा बिजनेसमैन हैव टू पे द नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन रिटर्न एंड दे कंपनसेशन एंड दे गेट कंपनसेशन फॉर लॉस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो जो बिजनेसमैन होते हैं इनका काम क्या होता है भाई, हर टाइम पे अपना प्रीमियम जमा करवाते रहें जिससे कि अगर कंपनसेशन लेने का टाइम हो तो इन्हें इजीली कंपनसेशन मिल जाए किसी भी लॉस। सो अब पढ़ेंगे हम वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है, यूजुअली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन ऑफ गुड्स। तो जब भी कोई गुड्स बनती है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है और जब भी जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो उस गुड्स को कंज्यूम करते हैं, तो उसके बीच में एक बड़ा सा टाइम गैप होता है। गुड्स आर नॉट कंज्यूम इमीडिएटली व्हेन दीज आर प्रोड्यूस। सारी गुड्स जब भी प्रोड्यूस होती हैं वो हमेशा इमीडिएटली कंज्यूम नहीं होती, इमीडिएटली मार्केट में नहीं पहुंचाई जाती। स्पेशली special arrangement has to be made to store the goods to prevent the loss and to keep them fresh। तो जितना भी लॉस है, जितना भी गुड्स जब बन जाती हैं तो उसके लॉस को मतलब वो खराब ना हो, जल्दी खराब ना हो, तो उसको अरेंजमेंट करने के लिए और हमेशा वो जो गुड्स हैं वो फ्रेश रहें, उसके लिए हमेशा स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं। वेयरहाउस हेल्प द बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। तो जो वेयरहाउस होता है इसका काम क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं अपने गुड्स को स्टोर करने का काम करते हैं उस वेयरहाउस में। वेयरहाउस फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑफ गुड्स वेन एवर रिक्वायर्ड। तो जब भी गुड्स को जरूरत पड़ती है किसी भी फैसिलिटी की, मतलब गुड्स को रखने के लिए या फिर उस चीज के लिए फ्रेश रहे गुड्स, तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होती है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द मैन्युफैक्चरर और द ट्रेडर टू कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी कस्टमर। तो जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा एक हर एक कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाते। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतने सारे कंज्यूमर हैं, इतने सारे कस्टमर्स हैं, उनको वन बाय वन जाना और बताना कि हमारी ये गुड्स है, उसकी ये खासियत है, ये ले लो। तो इस वजह से क्या होता है, एडवर्टाइजिंग हेल्प इन ओवरकमिंग दीज प्रॉब्लम। एडवर्टाइजिंग क्या करती है, ये सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालने में हमें हेल्प करती है। एडवर्टाइजमेंट स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स रिगार्डिंग न्यू गुड्स एंड देयर यूजेस। तो एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, कंज्यूमर को नए नए गुड्स बताती है कि मार्केट में कौन सा नया गुड्स आया है और इसको क्या क्या यूजेस हैं, उसके क्या क्या खासियत हैं। इट डायरेक्ट प्रमोट द सेल ऑफ गुड्स। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, जो गुड्स को सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है कि भाई ये वाली गुड्स ले लो, ये इतना अच्छा है प्रोडक्ट। It is very good technique of sales promotion and improves the knowledge of consumer। एडवर्टाइजमेंट एक बहुत अच्छी टेक्निक है, किस वजह से, सेल्स के प्रमोशन के लिए और इस इनफैक्ट जो कंज्यूमर की नॉलेज होती है इससे वो भी इम्प्रूव होती है बहुत ज़्यादा। थ्रू एडवर्टाइजिंग द बिजनेसमैन कैन रीच टू द लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या होता है, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं इजीली। तो इसमें क्या होता है कि भाई वन बाय वन जाके किसी को बताना भी नहीं होता कि हमारी गुड्स में क्या क्या खासियत है और गुड्स जो है वो प्रमोट भी हो जाती है। सो अभी हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई गुड्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला भाई ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, हमारा एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी है, बैंक ज़रूरी है भाई, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें किसी भी गुड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सो अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आता है, जिसका नाम है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और inadequate profit due to uncertainty or unexpected events which are beyond control। तो बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है, वो सारी प्रोबेबिलिटी या लॉसेस या फिर जो जो इनएडिक्वेट हो, यानी किसी को ना पता हो या अनएक्सपेक्टेड हो, अनसर्टेन हो, कि कोई पहले अंदाजा नहीं लगा सकता कि भाई इस टाइप का लॉस होने वाला है, ठीक है, या फिर और उसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता, भाई जो लॉस होना है वो तो होके ही रहेगा बिजनेस में।
तो ये सारे जो बिज़नेस होते हैं, ये सारे जो रिस्क होते हैं, ये सारे बिज़नेस रिस्क कहलाते हैं। Business risk means a chance of incurring loss or less profit than expected। तो बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है? या तो बिजनेस में कोई लॉस आए या फिर प्रॉफिट बहुत कम हो जितना हमने एक्सपेक्ट किया हो। तो ये सब आते हैं बिजनेस रिस्क का पार्ट। सो बिजनेस रिस्क में नेचर क्या होता है? बिजनेस रिस्क का नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो फर्स्ट जो नेचर हम पढ़ेंगे उसका नाम है अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। तो जो बिजनेस रिस्क होते हैं वो हमेशा अनसर्टेन होते हैं, किसी को नहीं पता होता। Uncertainty means when you are not sure of what is going to happen in future। Uncertainty का मतलब होता है कि आपको ये नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो uncertainty lead to business risk। तो जितनी भी uncertainties होती हैं इसकी वजह से business risk बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। सेकेंड है रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट या एसेंशियल पार्ट होता है रिस्क। विदाउट रिस्क देयर कैन नॉट बी बिजनेस। तो बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस पॉसिबल नहीं है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर यही होता है। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क ऑल्दो डिग्री ऑफ रिस्क में वेरी। तो कोई भी बिजनेसमैन जो है वो रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता, किसी भी बिजनेस में रिस्क अवॉइड नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, रिस्क जो है वो वेरी हो सकता है। वेरी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिस्क हो सकते हैं। रिस्क कैन बी रिड्यूस बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। रिस्क हमेशा रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है कि हम कोई ना कोई कोशिश करें, लेकिन इसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, यानी हटाया नहीं जा सकता। तो रिस्क तो जो होना है वो होके ही रहेगा। सो नेक्स्ट नेचर जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ बिजनेस। तो जो भी हमारे बिजनेस में कितना रिस्क होने वाला है, तो वो हमेशा बिजनेस के नेचर और साइज पर भी डिपेंड करता है। भाई बड़े लेवल का बिजनेस होगा तो बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होगा ऑब्वियसली। इसके इसमें क्या है, द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस। हाँ, किस टाइप का रिस्क बिजनेस है तो उस पर भी डिपेंड करता है कि रिस्क कितना होगा। द बिजनेस ऑपरेटिंग अ लार्ज स्केल बियर्स मोर रिस्क एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस। तो जितने भी बिजनेस होते हैं वो क्यों ऑपरेट किए जाते हैं लार्ज स्केल बियर्स के द्वारा। मतलब मतलब जो इंसान जितना बियर कर सकता है उतना ही ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। जो स्मॉल स्केल बियरर होते हैं वो स्मॉल रिस्क जो है वो उठा पाते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। जितना भी प्रॉफिट होता है वो रिस्क का रिवॉर्ड होता है कि भाई जितना रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट। द बिजनेस अर्न प्रॉफिट बिकॉज दे आर बियरिंग रिस्क। तो जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट तभी अर्न करता है क्योंकि वो लोग रिस्क बियर कर सकते हैं। द लार्जर द रिस्क द मोर द प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। तो जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो इसका उल्टा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, द एंटरप्रेन्योर बियर रिस्क विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो लोग जो रिस्क बियर करते हैं वो हमेशा उनका जो एक्सपेक्टेशन होता है वो होता है कि भाई प्रॉफिट अर्न करना है। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट या जितना ज़्यादा रिस्क, या जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। सो नेचर ऑफ रिस्क में हमने क्या क्या डिस्कस किया कि जो नेचर ऑफ रिस्क है, रिस्क जो है वो पार्ट ऑफ बिजनेस है। बिजनेस के साइज पर भी डिपेंड करता है जो रिस्क होता है। रिस्क जो होता है वो हमेशा प्रॉफिट से ब्रिंग होता है कि भाई रिस्क होगा तो प्रॉफिट होगा। इसके अलावा कंपटीशन इन द मार्केट, रिस्क से भाई मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो ये भी अपने आप में एक रिस्क है। इसके अलावा जितना भी रिस्क होता है ये हमेशा अनफोर्सिन इवेंट्स होते हैं, यानी कोई भी पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आगे कौन सा रिस्क आने वाला है किसी भी बिजनेस। सो अब हम रीड करते हैं कॉजेस ऑफ रिस्क। कॉजेस ऑफ रिस्क क्या होते हैं? रिस्क किस किस की वजह से होते हैं? तो सबसे पहला कॉज है रिस्क का नेचुरल रिस्क। नेचुरल रिस्क क्या होता है? ह्यूमन बीइंग हैव नो कंट्रोल ओवर इट। Natural calamities like earthquake, flood, drought, etc. affect the business a lot and can result in the heavy loss। तो जितना भी नेचुरल रिस्क है वो हमेशा इन्वॉल्व होता है किसी बिजनेस के लिए, बिजनेस में। तो अब नेचुरल रिस्क कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? भाई अर्थक्वेक हो गया या फिर हमारा फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, जिसकी वजह से कोई भी बिजनेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। तो ये सारे होते हैं नेचुरल रिस्क रिस्क जिसका ह्यूमन को भी इतना पता नहीं होता और हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिस्क। ह्यूमन रिस्क क्या होता है? दे आर रिलेटेड टू द चांसेस ऑफ लॉस ड्यू टू द ह्यूमन बीइंग और एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन बीइंग हमेशा ह्यूमन की वजह से होते हैं, यानी जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी वजह से होते हैं। द एम्प्लॉयज मे बी केयरलेस और मे मिस हैंडल द मशीनरी एंड रिसोर्सेज विच कैन ऑल्सो ब्रिंग हैवी लॉस बाय द वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो किस तरीके से रिस्क क्रिएट करवा सकते हैं, लॉस क्रिएट करवा सकते हैं? भाई एम्प्लॉय हैं तो उन्होंने मशीनरी को ढंग से हैंडल नहीं किया,
या फिर उन्होंने केयरलेस तरीके से काम कर रहे हैं, मशीनरी को केयरलेस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे रिस्क से बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है और इससे बहुत सारे रिसोर्स जो होते हैं वो वेस्ट हो सकते हैं। इकोनॉमिक कॉज़ क्या होते हैं? दीज़ आर रिलेटेड टू द चांस ऑफ लॉस ड्यू टू द चेंज इन द मार्केट कंडीशन। तो कभी-कभार ऐसा होता है कि भाई मार्केट की कंडीशन चेंज हो जाती है, तो इससे ना कोई इकोनॉमिक लॉस जो है वो एकदम मतलब देखने को मिलता है। देयर कैन बी द प्राइस फ्लक्चुएशन। जो लॉस होता है वो किस वजह से हो सकता है? हो सकता है भाई मार्केट में प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट हो गए। पहले उस गुड्स का प्राइस इतना था, फिर बाद में चेंज हो गया। नेक्स्ट है चेंज इन द फैशन। भाई पहले वो गुड्स बहुत ज़्यादा बिक रही थी, अब फैशन चेंज हो गया तो वो गुड्स अब कोई नहीं खरीद रहा, तो वो लॉस हो गया। इसके अलावा टेस्ट एंड डिमांड, भाई लोगों का टेस्ट चेंज हो गया या फिर लोगों की डिमांड्स चेंज हो गई। देयर कैन बी द चेंज इन द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। हो सकता है कॉम्पिटिशन का लेवल चेंज हो गया हो कि उस गुड्स में पहले इतना कॉम्पिटिशन नहीं था तो हर कोई ईज़िली खरीद रहा था। अब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऑल दीज़ हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अर्निंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अर्निंग पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल कॉज क्या होते हैं? ऑल द कॉजेज विच रिजल्ट इन द डैमेज ऑफ असेस्ट आर कंसीडर एज द फिजिकल कॉज। तो जितने भी ये सारे कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से असेस्ट को कोई भी डैमेज होता है तो ये सारे फिजिकल कॉज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो या फिर हम आउटडेटेड मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं या फिर ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं या फिर लॉस होते हैं ये पॉलिटिकल कॉज के अंडर। सो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिस्क। टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होते हैं? रिस्क कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहला रिस्क होता है इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है? दीज रिस्क आर दोज which can be recovered, the losses which can be made good or losses for which company can get compensation from insurance company are called insurable risk। तो रिस्क वो सब रिस्क जो कि हमारे कवर रिकवर हो सकते हैं यानी वापस मिल सकते हैं, और ये जो है गुड्स की वजह से भी हो सकते हैं या लॉसेस की वजह से भी हो सकते हैं, और इनका क्या होता है कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी के से मिल जाता है हमें वापस। तो इन सब रिस्क जो रिस्क होते हैं इंश्योरेबल रिस्क कहलाते हैं। जनरली द नेचुरल एंड फिजिकल रिस्क आर इंश्योरेबल रिस्क। तो जनरली जितने भी हमारे नेचुरल या फिजिकल रिस्क होते हैं ये हमारे इंश्योरेबल रिस्क होते हैं। अब नॉन इंश्योरेबल रिस्क कौन से होते हैं? वो रिस्क द रिस्क विच हैव नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल आर कॉल्ड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। वो सब रिस्क जिसके पीछे कोई भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होती है, इंश्योरेंस कंपनी होती है वो भी उनकी कोई गारंटी नहीं लेती, वो सब नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहलाते हैं। तो जनरली द इकोनॉमिक एंड जो ह्यूमन रिस्क होते हैं ये हमेशा नॉन इंश्योरेबल रिस्क होते हैं। इकोनॉमिक और ह्यूमन रिस्क कभी भी इंश्योरेबल नहीं हो। So whether the risk is insurable or non-insurable, only the loss can be shared but risk remain। तो चाहे वो रिस्क भाई इंश्योरेबल हो या अनइंश्योरेबल हो, तो हमेशा जो लॉस होता है वो हमेशा सब लोगों में शेयर किया जाता है। रिस्क हमेशा रिमेन ही रहता है। मतलब जो लॉस होता है वो तो हम एक बार वो कवर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो रिस्क होता है वो तो रहेगा ही ना भाई, रिस्क तो हर किसी को झेलना ही पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप का रिस्क होता है जिसे कहते हैं स्पेक्युलेटिव रिस्क। Speculative risk involve both the possibility of profit as well as loss। स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है? सारी पॉसिबिलिटी जितने भी प्रॉफिट की हमारी पॉसिबिलिटी होती है या फिर जितना भी लॉस की पॉसिबिलिटी होती है वो सब हमारे स्पेक्युलेटिव रिस्क के अंडर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन द डिमांड एंड चेंज इन द फैशन। जैसे कि हमने सोचा था कि भाई इस प्रोडक्ट की डिमांड आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन क्या हुआ, प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आ गया, तो ये हमारा स्पेक्युलेटिव रिस्क आ गया। इसके अलावा भाई ये एक प्रोडक्ट था वो मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एकदम से क्या हुआ उसका फैशन चेंज हो गया, तो अब वो प्रोडक्ट इतना ज़्यादा मार्केट में नहीं चल रहा, तो वो अब स्पेक्युलेटिव रिस्क के अंडर आ गया। नेक्स्ट आता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क क्या होता है? प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एंड नो लॉस। तो प्योर रिस्क का मतलब होता है कि वो सारी पॉसिबिलिटी लॉस की हो या नो लॉस की पॉसिबिलिटी हो। देयर ऑकरेंस रिजल्ट इन लॉस एंड नो ऑकरेंस मीन्स नो लॉस। तो इनका ऑकरेंस क्या होता है, किस वजह से होता है? भाई लॉस होगा तो भाई इस होगा, नहीं तो नो ऑकरेंस मीन्स नो लॉस। अगर वो होगा तो भाई लॉस होगा, अगर वो नहीं होगा तो वो लॉस नहीं होगा। जैसे कि चांसेस ऑफ फायर है, अब भाई अगर आग लगेगी तो लॉस होगा, नहीं लगेगी तो नहीं होगा। तो ये हमारा प्योर रिस्क होता है। भाई चोरी है, चोरी होगी तो लॉस होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। ऐसे कि स्ट्राइक है, तो ये सब टाइप के जो
रिस्क होते हैं, ये प्योर रिस्क के अंडर आते हैं। सो अब हमारा पूरा चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो चुका है और इस चैप्टर को अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में याद करना हो कि इस चैप्टर में हमने क्या-क्या डिटेल में पढ़ा है, वो हम इस माइंड मैप के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हमारा फंडामेंटल ऑफ बिज़नेस से रिलेटेड सारे टॉपिक जो हैं वो कवर हो चुके हैं। तो अब थैंक यू सो मच। ये हमारी लास्ट वीडियो थी, लास्ट पार्ट था इस पूरे टॉपिक का, जिसको आप शॉर्ट में इस फ्लो चार्ट को अपनी कॉपीज़ में बनाकर या फिर ऐसे ही इसे प्रिंट करवा के आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा चैप्टर जो है एक बारे में रिवाइज़ हो जाएगा।